नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइशियम पर। मैं डॉक्टर फैयाज हुसैन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन पॉलिटी की क्लास हम लेकर चल रहे हैं और हम बात कर रहे थे 69th बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में। ठीक है, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, ये हमारा जो क्रैश कोर्स है ये फ्री क्रैश कोर्स है आपका। 69 जो बीपीएससी आपका प्रीलिम्स आने वाला है उसके लिए हमारे द लाइशियम चैनल पर अभी फ्री क्लासेज चल रही हैं और इन क्लासेज में मैं आपको इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं और फिरोज आलम सर बिहार स्पेशल पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बिहार स्पेशल पॉलिटी की क्लासेज हैं आपकी, बिहार स्पेशल की क्लासेज हैं। तो द लाइशियम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप जब हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में, तो प्ले लिस्ट में आपको 69th बीपीएससी प्रीलिम फ्री क्रैश कोर्स नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगी और उस प्ले लिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर पॉलिटी के वीडियोज हैं आपके, और अभी जहाँ पर बिहार स्पेशल के वीडियो है। पॉलिटी का जब सेक्शन खत्म हो जाएगा, बिहार स्पेशल हो जाएगा, तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, ये सभी भी धीरे धीरे आप इसमें क्लासेज आपको डाली जाएंगी। तो अभी पॉलिटी की क्लास लेक्चर 6 हो चुके हैं और बिहार स्पेशल की भी लेक्चर 5-6 हो चुके हैं। तो द लाइशियम के साथ आप जुड़िए और 69 बीपीएस में अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान का पार्ट 3। क्या है? भारतीय संविधान का पार्ट 3। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते होंगे कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान का भाग 3 जो है वो किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। और ये वाला पार्ट जो है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण हमारा पार्ट है भारतीय संविधान और राज्य का। इससे सवाल आपके 67, 68 सभी एग्जाम में आपके सवाल आ रहे हैं। कौन कौन से सवाल आए हैं उस पर भी हम बात कर लेंगे। जब हम बात करेंगे आर्टिकल के बारे में तो उसमें बताएंगे कि पिछली बार 67 में, 68 में कौन सा सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इससे पहले जो हमारा वीडियो था उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तब हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिया था। पार्ट 1 में हमने बात की थी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और पार्ट 2 में हमने बात की थी सिटीजनशिप। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक प्रोविजन थे और पार्ट 2 जो कि सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है वो 5 से लेकर 11 तक प्रोविजन थे। इसीलिए जो पार्ट 3 है हमारे संविधान का, जिसमें मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है, इसमें जो आर्टिकल शामिल किए गए हैं वो बच्चों कहाँ से किए गए हैं? 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक जो है मूल अधिकारों को इसमें शामिल किया गया है। मूल अधिकारों को इसमें शामिल किया गया है। तो हमारा जो भाग 3 है अनुच्छेद 12 से 35 तक, प्रश्न यह है कि इसमें कितने मूल अधिकार शामिल हैं? तो बच्चों इसमें 6 मूल अधिकार वर्तमान में शामिल है एट द प्रेजेंट और टुडे। प्रेजेंट डे जो है कि 6 मूल अधिकार शामिल है। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 19 to 20। ये आपका 23 और 24 हो जाएगा, ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है आर्टिकल 29 एंड 30 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। स्वतंत्र समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ या विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार शामिल किए गए हैं। ये बात याद रखनी पड़ेगी आपको। क्या? 6 मूल अधिकार शामिल किए गए हैं और ये मूल अधिकार आपको याद रखने पड़ेंगे। EFE, समझ रहे हैं आप? देखो, E इक्वालिटी, F फ्रीडम, E एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, R ER, EFERER, ठीक है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन है, ये आपका रिलीजन है, एजुकेशनल है और रेमिडेज है। तो EFERER 6 फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे संविधान के भाग 3, जिन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है, फंडामेंटल राइट कहा गया है, चैप्टर को अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल किए गए हैं। और 6 फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? सामने आपके स्लाइड पर लिखे हुए हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। चलो अब देखते हैं कि क्या ओरिजिनली मूल रूप से हमारे संविधान में 6 ही मूल अधिकार थे या अधिक थे। तो हम कहेंगे कि जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है तो हमारे संविधान में
7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने मूल अधिकार थे बेटा? 7 मूल अधिकार थे। तो 7वां मूल अधिकार कौन सा था और उस मूल अधिकार को क्यों हटाया गया? तो देखिए इसका टाइटल क्या है स्लाइड का कि व्हाई राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। और कब संपत्ति का मौलिक अधिकार था? जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? अभी 6 है, और तब हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। और 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको कब हटाया गया? संपत्ति का अधिकार जो है वाज द फंडामेंटल राइट इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको रिमूव किया गया बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? याद रखना है, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जो है मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया। तो बताओ कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब कि 42वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन कब हुआ था? 42वां संशोधन जो है वो कब हुआ था? ये कमेंट बॉक्स करके आप बताओ, कमेंट करके बताओ कि भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन जो है किस वर्ष हुआ था, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मूल अधिकार थे? मूल रूप से ओरिजिनली देयर was 7 fundamental rights in the Indian Constitution Part 3rd, which known as the fundamental right. But after the 44th Constitutional Amendment in 1978, अभी हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार रह गए हैं। तो संपत्ति के मूल अधिकार को हमने हटा दिया, तो वर्तमान में वो क्या है? तो कह रहे हैं कि द राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ अ लीगल राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट। संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। कहाँ? भारतीय संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 ए में, 300 का में, किसमें? 300 का में और भाग 12 में। मतलब संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से उठाकर, ध्यान देना, संपत्ति के अधिकार को भाग 3 मूल अधिकारों के चैप्टर से उठाकर भारतीय संविधान के भाग 12 में शामिल कर दिया गया 301 में, जहां अब वो एक कानूनी अधिकार है, एक लीगल राइट है, मूल अधिकार नहीं है। और ऐसा क्यों किया गया? ये क्यों का कारण जो है ये मेंस वाला पर्सपेक्टिव है हमारा। ये क्यों किया गया मैं बताऊंगा आपको जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी क्या याद रखना है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार थे। आरंभिक ओरिजिनली कितने? 7 फंडामेंटल राइट्स थे। बाद में संपत्ति का मौलिक अधिकार को फंडामेंटल राइट के रूप में हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और उसको भाग 12 में जोड़ दिया गया। और वर्तमान में भाई एक लीगल राइट है, एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, आर्टिकल 301 के तहत। चलो अब देखो, अब है कि मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का अर्थ और महत्व क्या है। ठीक है, क्या है कि अब हमें समझना है कि मूल अधिकारों का अर्थ क्या है और मूल अधिकारों का महत्व क्या है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट क्यों कहा जाता है, मीनिंग क्या है। तो द राइट्स विच आर इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3rd आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। मतलब संविधान के भाग 3 में निहित अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? बिकॉज दीज राइट्स इंश्योर द फुलेस्ट फिजिकल, मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ एवरी सिटीजन। क्योंकि ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति और नागरिक के पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को क्या करते हैं? सुनिश्चित करते हैं, नैतिक विकास को सुनिश्चित करते हैं। तो कौन से अधिकार मौलिक अधिकार कहलाएंगे बच्चों? तो वही अधिकार मौलिक अधिकार कहलाएंगे जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में लिखे गए हैं। और इन अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये अधिकार प्रत्येक नागरिक या व्यक्ति के पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए मार्ग सुनिश्चित करते हैं। अब है कि इन अधिकारों की विशेषता क्या है, इंपोर्टेंस क्या है। तो दे इंक्लूड दोज बेसिक फ्रीडम्स एंड कंडीशंस
विच अलोन कैन मेक लाइफ वर्थ लिविंग। कह रहे हैं कि मूल अधिकारों में उन बुनियादी स्वतंत्रताओं और शर्तों को शामिल किया गया है जो हमारे जीवन को जीने लायक बना सकते हैं। मतलब मूल अधिकार ऐसे कंडीशंस हैं, मूल अधिकार ऐसी फ्रीडम्स हैं जिनके माध्यम से हम अपना जीवन आसानी से जी सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स जनरेट अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी अमंग द माइनॉरिटी इन द कंट्री। कह रहे हैं कि मूल अधिकार जो है देश में जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके बीच सुरक्षा की भावना भी पैदा करते हैं। तो बोलो भारत में कितने अल्पसंख्यक हैं, कितने अल्पसंख्यक भारत में है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। हाउ मैनी माइनॉरिटीज, ठीक है। फिर क्या है कि फंडामेंटल राइट्स दे एस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी फॉर द रूल ऑफ द मेजोरिटी। क्या है कि मूल अधिकार बहुमत के शासन के लिए लोकतांत्रिक वैधता प्रदान करते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो डेमोक्रेसी कैसे चलती है, डेमोक्रेसी चलती है मेजोरिटी पर। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बना लेती है। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है मेजोरिटी रूल। लेकिन इस मेजोरिटी का मतलब किसी रिलीजन की मेजोरिटी नहीं है, किसी कास्ट की मेजोरिटी नहीं है, किसी स्पेसिफिक जेंडर की मेजोरिटी नहीं है, लेकिन ये मेजोरिटी किसकी है, सिटीजन ऑफ इंडिया की मेजोरिटी है। इसलिए ये मेजोरिटी को वैधता प्रदान करते हैं, मतलब भारत के लोग सरकार को चुनते हैं। फिर क्या है कि नो डेमोक्रेसी कैन फंक्शन इन द एब्सेंस ऑफ बेसिक राइट सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कह रहे हैं कि मूल अधिकारों का महत्व इसलिए है क्योंकि मूल अधिकारों के बिना कोई भी लोकतंत्र काम नहीं कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में बोलने की और अभिव्यक्त करने की आज़ादी तो कम से कम होनी ही चाहिए। फिर कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन जस्टिस एंड फेयर प्ले। मतलब कि लोगों को क्या है, फंडामेंटल राइट क्या प्रदान करते हैं, उनके व्यवहार को सुनिश्चित करते हैं, न्याय प्रदान करते हैं और उन्हें एक ऐसा मैदान प्रस्तुत करते हैं जहां पर वो आराम से अपना समान रूप से अपना कार्य कर सकें। फिर क्या है, फंडामेंटल राइट सर्व एज द चेक ऑन द गवर्नमेंट। मूल अधिकार सरकार की जांच के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या बनाते हैं कि लिमिटेड गवर्नमेंट बनाते हैं बच्चों, क्या बनाते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट बनाते हैं। सीमित सरकार, सीमित सरकार बनाती है। सीमित सरकार का मतलब और क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बनाते हैं। और है कि मूल अधिकार कैसे हैं अपनी प्रक्रिया में, दे आर जस्टिसेबल, वे न्याय संगत है। तो ये दो पॉइंट है आपका, पहला वाला और दूसरा वाला, ये अर्थ है मूल अधिकारों का। बाकी ये जो पॉइंट है ये उनका महत्व है। और मूल अधिकार अपनी प्रकृति में कैसे है, ये नेचर है, अपनी प्रकृति में कैसे हैं, अपनी प्रकृति में मूल अधिकार जो है वो न्याय संगत है। अब बात है कि जस्टिसेबल किसे कहा जाता है। न्याय संगत जो है उसका मतलब क्या होता है, देखो जस्टिसेबल का मतलब है, जस्टिसेबल मीन्स दैट इफ दीज राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जस्टिसेबल मीन्स इफ दैट, जस्टिसेबल मीन्स दैट इफ दीज राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट और एनी वन एल्स, द इंडिविजुअल हैज द राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज हर फंडामेंटल राइट्स। मतलब जस्टिसेबल का मतलब होता है कि अगर कोई राज्य, अगर राज्य सरकार, सरकार राज्य या कोई व्यक्ति, या राज्य या सरकार या कोई व्यक्ति मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो जिस व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है वह व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से उनको लागू करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर द आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जा सकता है अंडर द आर्टिकल 226। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जा सकता है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत। तो जस्टिसेबल का यही मतलब होता है। पीटी में भी, प्रीलिम्स परीक्षा में भी आपसे जस्टिसेबल का मतलब पूछा जा सकता है। तो जस्टिसेबल का मतलब यही है जो कि हमने अभी आपको बताया। चलो अब देखो मूल अधिकार, देख लो फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कहाँ लिखे हैं, भारतीय संविधान के पार्ट 3 में लिखे हैं, भाग 3 में लिखे हैं। और कौन से आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक लिखे गए हैं। कहाँ से लिखे गए हैं, 12 से 35 तक। अब देखो अगर हम पहली स्लाइड को देखें
तो हमारा राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से शुरू हो रहा है फंडामेंटल राइट, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट 12 में लिखे हैं। तो 12 और 13 के बाद 14 से 18, 19 से 22, ठीक है, 23, फिर 24, फिर 25 से 28, फिर 29, 30 और 32, ये मूल अधिकार है। लेकिन 12 और 13 भी तो इसमें शामिल है। तो पहले हम ये समझेंगे कि आर्टिकल 12 में और आर्टिकल 13 में क्या लिखा है, उसके बाद एक एक फंडामेंटल राइट को समझते हुए चले जाएंगे। तो आर्टिकल जो 12 है हमारा, आर्टिकल 12 है, वो किसकी बात करता है? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, राज्य की परिभाषा की बात करता है कि राज्य की परिभाषा दी गई है। अब बच्चों ये बताओ कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा देने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? हमारे संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो उन्हें अनुच्छेद 12 में, मतलब फंडामेंटल राइट लिखने से पहले, राज्य की परिभाषा देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका आप आंसर करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब है कि आर्टिकल 12 क्या कह रहा है डेफिनेशन के रूप में? आर्टिकल 12 कह रहा है कि स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारी पार्लियामेंट, government and legislature of each states and all local and other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। ये कह रहे हैं कि राज्य का मतलब है कि हमारी केंद्र सरकार, उसके सभी कर्मचारी, हमारी संसद, उसके कर्मचारी, हमारी राज्य सरकार है, उसके कर्मचारी, हमारे राज्य के विधानमंडल है, वहाँ के कर्मचारी, और हमारे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, मतलब पंचायत हैं, म्यूनसिपालिटीज़ हैं, और भी अथॉरिटीज़ हैं। मतलब कि अगर कोई प्राइवेट अथॉरिटी है, प्राइवेट अथॉरिटी है और वो हमारी सरकार के साथ काम कर रही है, सरकारी काम में संलग्न है, इंडल्ज्ड है, तो उसको भी क्या माना जाएगा? राज्य माना जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा दे रहा है, और क्यों दे रहा है? क्योंकि राज्य ही व्यक्ति के मूल अधिकारों को कम करता है। इसलिए जो मूल अधिकार हमें प्राप्त हो रहे हैं वो किसके विरुद्ध प्राप्त हो रहे हैं? वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हो रहे हैं। देखो, जस्टिसेबल का मतलब ही यह था कि जस्टिसेबल मीन्स इफ दीज राइट्स आर वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सरकार द्वारा, अगर राज्य द्वारा वायलेट किए जा रहे हैं हमारे मूल अधिकार, तो हम क्या कर सकते हैं? उनके सरकार के विरुद्ध न्यायालय जा सकते हैं। इसलिए पहले राज्य बताया गया है मूल अधिकार देने से, क्योंकि मूल अधिकारों को सबसे ज़्यादा खतरा जो है, खतरा डेंजर जो है, वो किससे है? वो राज्य से ही है, राज्य से है। इसलिए राज्य की परिभाषा पहले दी गई है और कहा गया है कि केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, उसके विधानमंडल और स्थानीय निकाय, हमारे ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएं, और अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी है जो कि सरकारी कार्य में जुड़ा हुआ है तो उसको राज्य माना जाएगा। और अगर ये लोग हमारे मूल अधिकारों को कम करते हैं तो व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कर सकता है? व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जा सकता है। कहाँ जा सकता है? न्यायालय जा सकता है। कौन कौन से न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32 और अंडर द आर्टिकल 226 226। चलो अब देखो कि आर्टिकल 13 क्या कह रहा है, आर्टिकल 13 क्या कह रहा है। इसमें दी गई है डेफिनेशन ऑफ लॉ, मतलब कानून या विधि की परिभाषा दी गई है। कैसे दी गई है? विधि की परिभाषा। अब फिर वही सवाल है कि आर्टिकल 13 में विधि की परिभाषा क्यों दी गई है? ठीक है, विधि की परिभाषा क्यों दी गई है? तो विधि की परिभाषा इसलिए दी गई है कि देखो कि राज्य क्या करेगा कि राज्य राज्य कानून बनाकर, कानून या विधि बनाकर ही हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है, राज्य कैसे काम करते हैं? देखो, हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट, हमारी पार्लियामेंट, हमारी राज्य सरकार है, हमारे राज्य विधानमंडल कैसे काम करते हैं? वो क्या बनाते हैं? वो कानून बनाते हैं, और कानून के माध्यम से, लॉ के माध्यम से क्या करते हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स को कम करते हैं। क्या करते हैं? फंडामेंटल राइट्स को कम करते हैं। इसलिए आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन दी गई। अब लॉ में क्या कहा गया है कि ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द commencement of this constitution in so far
as they are inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency be avoided। मतलब इस पूरी बात का मतलब है कि कोई भी कानून, क्या कोई भी कानून या विधि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर्स को कम करती है, फंडामेंटल राइट को कम करती है, उसके साथ इनकंसिस्टेंस है, असंगत है, तो वह विधि, वह कानून उस सीमा तक समाप्त किया जाएगा, शून्य किया जाएगा जिस सीमा तक वह हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है और उसको कम कर रहा है। अगर हमारा कोई पूरा कानून ही हमारे मूल अधिकारों को कम कर रहा है तो पूरा कानून समाप्त हो जाएगा। अगर किसी कानून का एक हिस्सा हमारे मूल अधिकारों के साथ असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, तो उस कानून का एक हिस्सा समाप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, वो शून्य माना जाएगा, उसको लागू नहीं किया जाएगा। अब है कि कोई कानून मूल अधिकारों से असंगत है या नहीं है, इसकी जांच कौन करता है, बोलो, इसकी जांच कौन करता है? कोई कानून मूल अधिकारों से असंगत है या नहीं है, बोलो, इसकी जांच कौन करता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कौन करता है इसकी जांच, बोलो। ये अगर समझ में आया होगा तो बस का आंसर दे पाओगे, अगर आंसर दोगे तो पता चलेगा कि बात समझ आ रही है जो मैं समझा रहा हूँ। और दिमाग जो है, थोड़ा सा दिमाग आपका बुद्धिजीवी स्तर का है, नहीं तो फैक्ट तो रट लोगे, पीटी पास कर लोगे, बीपीएससी का, यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का, लेकिन असली मजा बच्चों कहाँ है? असली मजा आता है यूपीएससी या बीपीएससी या पीसीएस के मुख्य परीक्षा में। ये तो चलो रट लिया आपने, स्लाइड पीडीएफ ले ली, किताब ले ली, लूसेंट ले ली, रट लिया, पीटी निकल गया। अभी मेंस से ही तो रैंक मिलती है और लिखने में क्या निकलती है? जान निकल जाती है आंसर लिखने में, ठीक है, हवा टाइट हो जाती है आंसर लिखने में। लाला लालियो इतना आसान नहीं है, समझ रहे हो? पीटी निकालना तो ठीक है निकल गया, मेंस निकालना मुश्किल है। तो ये बोलो कि अगर कोई कानून हमारे मूल अधिकारों को कम कर रहा है, तो हमारे मूल अधिकारों को कोई कानून कम कर रहा है, इसकी जांच कौन करेगा? और जांच करेगा तो किस संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार करेगा? कमेंट करके बताओ, ठीक है। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? चलो, अब हम बात करेंगे, ये तो हमने समझ लिया, आर्टिकल 12-13 समझ लिया। अब हम समझेंगे हमारा जो है पहला मूल अधिकार, हमारा पहला मूल अधिकार को समझेंगे। पहला मूल अधिकार क्या है? राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार। कहां से कहां तक दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। कहां से कहां तक दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 तक, 14 से 18 तक दिए गए हैं। मतलब इसमें 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। समानता के अधिकार में, राइट टू इक्वलिटी में कितने फंडामेंटल राइट हैं? 5 फंडामेंटल राइट है। ये भी सवाल आपसे बन सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 बोल देगा कभी एग्जाम में कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी जो है कितने फंडामेंटल राइट्स को शामिल करता है? 5 को, 4 को, 3 को, 2 को, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो क्या कहोगे? 5 को करता है, क्योंकि 14 15 16 17 18 जो है वो राइट टू इक्वलिटी में आते हैं, 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वलिटी में आते हैं, समानता के अधिकार में आते हैं। अब राइट टू इक्वालिटी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 14, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ दो वर्ड आए हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। मतलब कह रहे हैं कि राज्य किसी भी व्यक्ति को, राज्य हमारा राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता या कानूनों का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। दो वर्ड आए हैं, इनको समझना पड़ेगा क्या, कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ध्यान देना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानूनों के समक्ष समानता जो है, ये एक ब्रिटिश से हमने ये वर्ड लिया है। कहां से लिया है? ब्रिटिश से लिया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां से लिया है? ब्रिटेन से। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो लिया है बच्चों, वो लिया है यूएसए से। कहां से? अमेरिका से लिया है।
इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है इसका कॉन्सेप्ट दिया था ए वी डाइसी ने। किसने? ए बी डाइसी। डाइसी डाइसी ने कॉन्सेप्ट दिया है कौन सा? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, कानून का शासन। रूल ऑफ लॉ के तीन सिद्धांत उन्होंने बताए हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून की सर्वोच्चता होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, कानून के समक्ष समानता होना चाहिए, और पनिशमेंट अकॉर्डेंस विद लॉ होना चाहिए, कानून के अनुसार क्या होना चाहिए? दंड मिलना चाहिए। और देखो, आपसे रूल ऑफ लॉ जो है वो पूछा गया है, आई थिंक 67 या 68 बीपीएससी प्रीलिम्स में आपसे ये पूछा गया है। मुझे लगता है 68 बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है ये सवाल कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो सीधी सी बात है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अब 68 में मान लो आपसे पूछ लिया इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ के और डेप्थ में जाके प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पर वो सवाल क्या बना सकता है कि रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट किस देश से लिया है हमने? क्योंकि हमारे संविधान का जो बेसिक फीचर है बच्चों वो क्या है? हमारे संविधान का जो बेसिक फीचर है वो रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। तो अब ये पूछ सकता है कि रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया, तो भी कहोगे ब्रिटेन से लिया है। ये भी पूछ सकता है कि रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है, विधि के शासन की जो अवधारणा है वो किसने दी, तो क्या कहेंगे? डाइसी ने दी। ये भी पूछ सकता है कि रूल ऑफ लॉ के कितने आयाम हैं, तो कहोगे रूल ऑफ लॉ के 3 आयाम हैं। विधि की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, और पनिशमेंट अकॉर्डेंस विथ लॉ, विधि के अनुसार दंड। तो जो रूल ऑफ लॉ का जो दूसरा डायमेंशन है, दूसरा एलिमेंट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमने लिख दिया अपने संविधान में। आर्टिकल 14 में पहला वर्ड हमने लिख दिया। यही उसने सवाल पूछा था। ये बहुत बेसिक और बहुत आसान सवाल था। अगर इस सवाल को आप गलत करोगे, इस टाइप के सवाल संविधान के गलत करोगे, तो ये भूल जाओ कि आपका एग्जाम निकलने वाला है। बेसिक सवाल आप गलत कभी नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उनको समझो, उनको पढ़ो। और मान लो उसने पूछ लिया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो अब ये इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ जो है वो रट के मत रह जाओ, विधि के समक्ष समानता रट के मत रह जाओ। अब यहाँ डेप्थ में जाओ कि विधि के समक्ष समानता जो है वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट किसने दिया, कौन से कॉन्सेप्ट का डायमेंशन है। तो मैंने बता दिया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता जो कॉन्सेप्ट है वो एक एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ का। और रूल ऑफ लॉ जो कॉन्सेप्ट दिया है वो ब्रिटिश जो राइटर है ए बी डाइसी ने दिया है। रूल ऑफ लॉ के 3 एलिमेंट होते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, कानून की सर्वोच्चता, रूल इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की समक्ष समानता, और पनिशमेंट अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून के अनुसार दंड देना। ठीक है, अब है ये दूसरा वाला वर्ड, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये हमने लिया कहाँ से? अमेरिका से। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है अपने नेचर में बेटा ये नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव होता है, याद रखना। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो कैसा होता है? ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है इक्वालिटी, ये नोट भी करते जाया करो। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, विशेष अधिकारों का अभाव। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन विद द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि इस कानून के समक्ष हमने सबको समान मान लिया, लेकिन सब होते नहीं हैं। कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग महिलाएं हैं, कुछ हैंडीकैप्स हैं, उनके लिए सरकार कुछ अलग प्रावधान कर सकती है, उसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समान संरक्षण। ठीक है, कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से लिया। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया। कानून के समक्ष समान संरक्षण जो है ये यूएसए से लिया। कानून के समक्ष समानता नेगेटिव है, ये अपने आप में पॉजिटिव है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। और राज्य जो है दोनों चीजें उपलब्ध कराएगा, भारत का राज्य। आर्टिकल 14 कह रहा है कि राज्य जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ भी देगा और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी देगा। किसको? अपने लोगों को, भारत में रह रहे लोगों को। यहाँ पर्सन वर्ड आया है, क्लियर? आर्टिकल 14। अब देखो आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, आर्टिकल अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है? कह रहा है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन टू द सिटीजन्स, राइट? नो डिस्क्रिमिनेशन टू द सिटीजन्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन ओनली, ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब धर्म केवल, क्या? केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। इसका क्या मतलब है कि राज्य के द्वारा नागरिकों के मध्य
धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर से सुन लो, राज्य के द्वारा नागरिकों के मध्य केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट टू द सिटीजन्स ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कितने ग्राउंड दिए गए हैं? 5 ग्राउंड दिए गए हैं। कौन कौन सा? एक रिलीजन, दूसरा रेस, तीसरा कास्ट, चौथा सेक्स, पांचवा प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन 5 आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किससे? अपने नागरिकों से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, अदर बेसिस पर किया जा सकता है। अब सवाल है कि डिस्क्रिमिनेशन कहाँ नहीं किया जाएगा? तो पब्लिक प्लेस पर नहीं किया जाएगा। कहाँ पर नहीं किया जाएगा? पब्लिक प्लेसेज पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सार्वजनिक स्थलों पर। सार्वजनिक स्थलों में क्या है? दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, पब्लिक इंटरटेनमेंट की जगह हैं, रोड्स हैं, बाथिंग घाट्स हैं, नहाने की स्नान स्थल हैं, टैंक्स हैं, कुएं हैं। इन पर लोगों के पहुंचने पर भेदभाव नहीं किया जाएगा अगर ये राज्य द्वारा वित्त पोषित है तो। ठीक है, राज्य द्वारा वित्त पोषित है। लेकिन इसमें क्या है कि 15 का 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसमें क्या है कि राज्य स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है। क्या कर सकता है? किसके लिए? महिलाओं के लिए, चिल्ड्रन के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है। और उसके लिए क्या किया है? राज्य ने आरक्षण दिया है। ठीक है, ओबीसी को 27% अनुच्छेद 16 के अनुसार सरकारी नौकरियों में दिया है। अनुच्छेद 15 के अनुसार कहाँ दिया है? शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन दिया है। शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन बच्चों दिया है। क्लियर? चलो, अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है कि राज्य केवल धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं करेगा। कहाँ? सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करेगा। लेकिन राज्य क्या करेगा? महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए क्या कर सकता है? स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है। जैसे कि हायर जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ रिजर्वेशन दे सकता है और उनके लिए जो है कि कुछ ग्रांट्स दे सकता है, उनकी फी कम कर सकता है। तो आर्टिकल 15 जो है बेटा देखना ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिखा है केवल सिटीजन। आर्टिकल 15 जो है केवल भारतीय नागरिकों को मिलता है। किसको मिलता है? केवल भारतीय नागरिकों को। अनुच्छेद 14 में वर्ड आया है पर्सन, इसका मतलब है ये सभी को मिलता है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या फिर विदेशी हो। चलो अब देखो आर्टिकल 16 क्या कह रहा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अनुच्छेद 16 कह रहा है कि सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें भी क्या वर्ड है? सिटीजन वर्ड है। इसमें भी नागरिक है। इसमें क्या वर्ड है? नागरिक। तो अनुच्छेद 16 भी एक ऐसा आर्टिकल है जो केवल भारतीय नागरिकों को मिलता है। अगर कोई व्यक्ति जो विदेशी है भारत में रह रहा है तो उसको अनुच्छेद 16 के तहत जो है स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। अब ये कह रहा है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन पब्लिक सर्विस टू ऑल सिटीजन। देखो क्या वर्ड आया है? सिटीजन्स आया है। ठीक है, they shall not be discriminate on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth और residency और descent। कितना? और descent in matter relating to employment। ठीक है, मतलब इसमें कितने आधार दिए गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसमें कहा गया है कि 7 आधारों पर सार्वजनिक नौकरी देने में भारत सरकार जो है वो लोगों के मध्य, लोगों नहीं, किसके? नागरिकों के मध्य भेदभाव, नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं करेगी। समझो, मूल अधिकारों को बहुत आराम से समझना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी घुमा सकता है वो आपसे, यूपीएससी में भी बहुत घुमाता है और बीपीएससी में भी आपको बातों में घुमा सकता है। देखो अनुच्छेद 15 में क्या है? 5 आधार दिए गए हैं कि उनके आधार पर 5 ग्राउंड्स की बेसिस पर जो है उन भेदभाव नहीं किया जाएगा नागरिकों से। अनुच्छेद 16 में 7 दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंसी और डिसेंट। मतलब धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान और वंश। और क्या? वंश। 7वां क्या है? वंश के आधार पर अगर मान लो भारत सरकार ने कोई नौकरी निकाली, क्या कि भारत सरकार ने कोई नौकरी निकाली, उस नौकरी में जो है भारत के नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं किया जाएगा।
नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी नागरिकों को नौकरी मिलेगी। कितने आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? इन 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है, जैसे कि क्वालिफिकेशंस, मान लो कि यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए 21 वर्ष आयु रखी गई है, राइट, स्नातक होना चाहिए आपको कम से कम। अब मान लो भारत का एक व्यक्ति है जो 18 साल का है, वो तो यूपीएससी नहीं दे सकता, बीपीएससी नहीं दे सकता, तो वो क्या ये आरोप लगा सकता है कि सार्वजनिक नौकरियों में मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है? तो वो आरोप नहीं लगा सकता है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि इन्हीं 7 आधारों पर भेदभाव अगर सरकार कर रही है तो ही आप न्यायालय जा सकते हैं। अगर इन 7 आधारों के अतिरिक्त अन्य आधारों पर भेदभाव हो रहा है तो हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। क्लियर? देखो, अब देखो आर्टिकल 17 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 17 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 17 कह रहा है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। भारत में चूंकि प्राचीन काल से बड़ी छुआछूत रही है, जाति व्यवस्था थी भारत में, क्या थी? जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था के कारण भारत में जो है एससी और स्पेशली एससी, एसटी से नहीं, किससे? एससी के साथ जो है वो छुआछूत की बड़ी समस्या थी। तो संविधान के अनुच्छेद 17 में लिख दिया गया, द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता है और उसका रूप अगर किसी भी प्रकार का है तो उसको भारत में पूर्णतः समाप्त करेगा राज्य। और इसके लिए राज्य ने क्या बनाया? एक कानून बनाया था, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, और बाद में इसका नाम बदल कर रख दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट 1976। मतलब अनुच्छेद 17 कह रहा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाएगा। यह भी आपके बीपीएससी में सवाल जो है वो आ चुका है। क्या हो रहा है, समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? बीपीएससी में ये सवाल जो है वो आ चुका है, समझे? अब आ जाओ आर्टिकल 18 पे। 18 क्या कह रहा है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। कह रहा है कि शीर्षकों का उन्मूलन होगा। कह रहा है कि ऑल टाइटल्स, चाहे वो नेशनल हो या फॉरेन हो, विच क्रिएट आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन इन सोशल स्टेटस अमंग्स द पीपल हैव बीन एबोलिश्ड। कह रहे हैं कि सभी प्रकार के टाइटल जो हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो या विदेशी हो, और लोगों के बीच अगर सामाजिक रूप से, कृत्रिम रूप से सामाजिक असमानता पैदा कर रहे हैं तो उनको समाप्त किया जाएगा। कैसे टाइटल्स? पहले राय बहादुर, राय साहब की उपाधि मिलती थी, अंग्रेज देते थे, कि जो लोग अंग्रेजों के लिए काम करते थे अंग्रेजों उनको उपाधि देते थे, और वो लोग अपने नाम के पीछे उपाधि लगा सकते थे, इसलिए उन्हें समाज में विशेष स्थिति मिल जाती थी। तो भारत सरकार ने कहा कि हम स्वतंत्र हो रहे हैं तो ये उपाधियां लोग अपने नाम के पीछे नहीं लगाएंगे और सभी लोग समान रहेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार की उपाधि अपने नाम के पीछे लगाने का अधिकार नहीं होगा। तो आर्टिकल यही कह रहा है कि उपाधियों का अंत किया जाएगा। लेकिन भारत सरकार फिर भी क्या कर सकती है? एजुकेशन के सेक्टर में और मिलिट्री सेक्टर में जो है वो उपाधियां दे सकती है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और सिविल मामलों में भी दे सकती है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लोग अपने आगे, जैसे डॉक्टर लोग लगाते हैं जो पीएचडी कर लेते हैं, मिलिट्री वालों को परमवीर चक्र मिलता है, कर्नल जनरल लगा लेते हैं, और सिविल मामले में जैसे भारत रत्न मिल गया किसी को, ठीक है, पद्म श्री, पद्म विभूषण मिल जाता है, तो वो भी इसका यूज कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन है। क्या है बच्चों? ये एक्सेप्शन है। अनुच्छेद 18 क्या कर रहा है? अनुच्छेद 18 सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर रहा है। क्या कर रहा है? सभी प्रकार की उपाधियों का बच्चों अंत कर रहा है। तो ये हमने आर्टिकल क्या देखा? ये आर्टिकल हमने देखा राइट टू इक्वालिटी। क्या समझा? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमने समानता के अधिकार को देखा, और इसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17 और 18 को देखा। ठीक है, अब हमारा आता है राइट टू फ्रीडम। क्या आता है? राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम समझो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। इस स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया। तो सबसे पहले आर्टिकल 19 समझ लेंगे, 19 समझ लेंगे। इसमें 6 फंडामेंटल्स दिए गए हैं हमें। कितने? 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबल टू पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, freedom to reside and settle in any part of the territory of India, freedom to practice any profession or to carry on any occupation or trade। तो ये 6 स्वतंत्रताएं जो हैं वो किसको मिल रही हैं? ये भी 6 स्वतंत्रताएं केवल सिटीजन को ही मिल रही हैं। किसको मिल रही हैं? भारत के नागरिकों को मिल रही हैं। ठीक है, सभी लोगों को नहीं मिल रही। देखो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19,
ये तीन ऐसे मूल अधिकार हैं, तीन ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल और केवल ओनली और ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया को ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इन 6 स्वतंत्रताओं का प्रयोग व्यक्ति कर सकता है। अब है क्या, ये 6 स्वतंत्रताएं हमारी एकदम से आप अपनी मर्जी की इन स्वतंत्रताओं का प्रयोग कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं, इन पर क्या किया जा सकता है बच्चों, युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। क्या, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। क्या बोलते हैं इसको, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 19 दो में इसकी बात की है। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, अगर हमारी ये 6 स्वतंत्रताएं, हमारी सॉवरेनिटी, हमारी देश की रक्षा, विदेशी देशों के साथ हमारे संबंध, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, और हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इनको कम करते हैं, तो इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। अब देखो आर्टिकल 20 क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, फॉर एन ऑफेंस, ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, किसी अपराध के लिए दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई अपराध हो रहा है और किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उस पर दो सिद्ध होने की प्रक्रिया चल रही है, तो उस संदर्भ में भी उसको कुछ अधिकार प्राप्त होंगे। क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उस व्यक्ति को अगर हम अरेस्ट कर रहे हैं तो हमें उसी कानून के अंतर्गत अरेस्ट करना होगा जब वो कानून लागू है। उस व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है। क्या नहीं बनाया जा सकता है, गवाह नहीं बनाया जा सकता है। और उस व्यक्ति को जो है कानून के बिना दंडित नहीं किया जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति पर अपराध सिद्धि की प्रक्रिया चल रही है तो उसको ये फंडामेंटल राइट प्राप्त होते हैं। अब देखो यहाँ से हो रहा है आर्टिकल 21 शुरू, लेकिन आज मैं आर्टिकल 21 नहीं करूंगा। अभी इस लेक्चर को यहीं रख देते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 अपने आप में एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है और आर्टिकल 21 को समझाने के लिए भी अच्छा खासा समय चाहिए, क्योंकि उससे आपके पीटी और मेंस दोनों में आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हमने आज जो आर्टिकल पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा, आर्टिकल हमने 12 पढ़ा, 13 पढ़ा, ठीक है, फिर हमने 14, 15, 16, 17, 18 और फिर 19 पढ़ा और 20 पढ़ा। 21 और 22 को हम जो है वो बाद में शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, द लाइसियम के साथ आप अपनी तैयारी करिए और बीपीएससी में अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। तो हम कल फिर मिलते हैं मूल अधिकारों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।